में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी वसई विराट शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में सियासी घमासान अपने चरम पर है और उसी के तहत हम आपको एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बात कर रहे हैं पंकज पाटिल। पंकज पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक के तौर पर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं। वहीं इससे पूर्व इनकी धर्मपत्नी पूर्वा पंकज पाटिल भी नगर सेविका व सभापति के तौर पर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं। वहीं इस क्षेत्र में किस किस तरह के राजनीतिक समीकरण अपनी करवटें लगातार बदल रहे हैं, इसी प्रकार तमाम राजनीतिक मुद्दों तथा अन्य व्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं पंकज पाटिल। पाटिल साहब नमस्कार। नमस्कार। पाटिल साहब, सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली? राजनीति में आने की प्रेरणा मतलब मैं ऐसा एक खेती करने वाले घर से किसान का लड़का हूँ और ऐसे ही बैठे बैठे ग्राम पंचायत चुनाव आया था 2006 में। तो हमारे गांव के वरिष्ठ जो हमारे चाचा विचा है उनसे बातचीत की कि अपने घर में भी लोग कहते ग्राम पंचायत चुनाव वाले लोगों यहाँ नया बस्ती हो रहा है, लोगों का काम करने में हाउस है, मतलब उसमें इंटरेस्ट है कि लोगों का समस्या जान के उनको कुछ उनके लिए कुछ कर सकूं। इसके लिए सबने मीटिंग लिया, गाँव वालों ने मीटिंग लिया। फिर मैं सोचा मैं चुनाव लड़ूँ। पहला ग्राम पंचायत 2006 में गाँव में से अकेले का फॉर्म भरा, मतलब कौन से पार्टी नहीं, मतलब चुनाव लड़ना है, एक ऐसा मजा हो या कुछ भी हो और किसका समस्या अपने पास आते तो करने का मतलब हाउस जैसा था, एक युवा उम्र और इच्छा। तो ठीक है, तो बोला, तो सब बोले ठीक है आप, मैं एक अकेले का फॉर्म गांव के वार्ड से भरा। तो उसके बाद गांव वाले सबने मीटिंग लिया, अपन पूरा पैनल खड़ा करना चाहिए, लेकिन उसके गिरा भी कोई फॉर्म भरने को तैयार नहीं। महिला सीट भी गांव में थी, ओबीसी महिला थी, तो कोई महिला तैयार नहीं हुई, तो मैं वाइफ को भी फॉर्म भर दिया था। अभी ऐसा करके 11 जन का पैनल खड़ा किया और चुनाव लड़े 2006 के ग्राम पंचायत चुनाव। कह सकते हैं कि वे कुछ परिस्थितियां थी जिसमें कि अचानक आपको आपकी धर्मपत्नी को राजनीति में कदम बढ़ाना पड़ा और फिर उस वक्त आप सफल भी हुए। राजनीति में लाने का मतलब मेरा इरादा नहीं था, दोनों लड़े और को भी गांव में चांस मिलना चाहिए, लेकिन गांव में किसमें ओबीसी फॉर्म भरने को महिला तैयार नहीं थी। तो सोचा अभी मैं मेरे ससुर जी को फोन किया, वो पहले से राजनीति में थे, तो उनको पूछा कि ओबीसी दाखला आपने लड़की का है क्या? तो बोलता है, और उन्होंने बोला ओबीसी दाखला है, तो मैं तीसरे दिन जाके उनका भी फॉर्म भर दिया। फिर बहुजन विकास आघाड़ी में किस तरह अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की? नहीं, मैं चुन के आया तो बहुजन विकास आघाड़ी में ज्वाइंट हो गया डायरेक्ट। क्यों कि मैं दूसरे पार्टी में कोई इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि जो लोकनेता हितेंद्र ठाकुर है वो अध्यक्ष है और मैं बहुत पार्टी का नाम सुना था, लेकिन वो अध्यक्ष ऐसा किसको मिलता है कि ये अध्यक्ष है जो हर कार्यकर्ता को मिलते हैं, मतलब छोटे से बड़े को। बाकी लेवल का पार्टी देगा तो बड़े लेवल का उधर कौन पहुंचेगा, ये मेरा सिद्धांत है। अपन इधर पहुंचेंगे तो ये आमदार भी थे और ये लोगों को मिलते और समस्या सुलझाते काम करते, लोगों का ये पता था, इसके लिए उनके पास ज्वाइंट हो गया मैं। अच्छा, आप ये कह सकते थे कि बहुया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर आसानी से अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे और उनकी यही खूबी कहीं ना कहीं आपको आकर्षित कर गई और आपने बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया। हाँ, वो प्रवेश किया, मतलब ऐसे जाहिर प्रवेश नहीं, हम चुन के आए थे, तभी भी चुनाव लड़े, तभी भी उनको बोलते हम आपके ही है, खाली एक पर्सनल आदमी की वजह से हम अलग चुनाव लड़े थे, उनका नाम नहीं लेते। हम बहुजन विकास आघाड़ी के मतलब दूसरे पार्टी में जाना कुछ सवाल ही नहीं, हम पार्टी में प्रवेश किया ऐसा नहीं, हम उनके ही थे, तो उनमें ज्वाइंट हो गया अपने आप। और जब ज्वाइंट हुई तो तब से लेके अभी तक लगातार बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर। हाँ, ये आपा के नेतृत्व में काम करते, जो भी यहाँ आमदार हुए, पहले विलास तेरे थे, अभी राजेश पाटिल साहब है, मतलब उनके जो हमारे वरिष्ठ है उनके नेतृत्व में काम करते, नायक साहब हुए, उनके नेतृत्व में काम करते हैं हम। ठीक है, अभी नगर सेवकों के सभी के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं, आपके भी कार्यकाल समाप्त हुआ है, अब आप नगर सेवक नहीं रहे, लेकिन आपने बीते 5 साल में अपने क्षेत्र के वार्ड की जनता के लिए आपने क्या क्या ऐसा काम किया है कि कई बार जब आप वहां से निकलो तो वहां की जनता आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करे? पहली बात तो मैंने यहाँ पानी का बहुत दिक्कत था, मतलब इसके पहले गए साल तक मैं बोलता टैंकर ये टाइम में मंगाना पड़ता था, वो दिक्कत
हमने पूरी की। बहुजन के अप्पा लोकनेता नितिन ठाकुर उनके मार्गदर्शन में ये जो भी महापौर पीछे हुए, उप महापौर हुए, हमारे सभापति हुए, इनके माध्यम से वो काम पूरा हुआ। जो जो बस्ती में जिधर चलने का जगह नहीं था उधर रास्ते बनाए, गटर बनाए, रोड लाइट। मैं तो बोलता है वार्ड क्रमांक 42 ऐसा रहेगा कि बहुत कम जगह स्ट्रीट लाइट नहीं रहेगा। मतलब मेरा सपना है कि लोगों को हर दरवाजे के बाहर लाइट रहना चाहिए। मतलब ऐसे बहुत काम किया और काम बाकी भी बहुत है। ऐसा नहीं बोलता, बहुत बड़ा एरिया है, स्लम है, झोपड़पट्टी एरिया है, तो काम बहुत है लेकिन काम किए भी बहुत है। आप ये कह सकते हो कि आपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जनता के लिए काम किया, लेकिन अभी काफी काम ऐसे हैं जो भविष्य की योजनाओं के अंतर्गत काम करने भी बाकी है। ठीक, अब हम बात करते हैं कोरोना काल की। अभी कोरोना काल हालांकि समाप्त नहीं हुआ है। लगभग 1 साल पहले जो कोरोना काल शुरू हुआ था उसका दर्द और दंश देश के करोड़ों लोगों ने झेला है। हम आपके वार्ड की बात करते हैं, आपने उनको खिचड़ी या अन्य प्रकार की राशन व्यवस्था उपलब्ध करवा के दी, कहीं कहीं नहीं भी पहुंच पाई वह सुविधा। क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा वे काल? वो काल बहुत खराब था। मतलब भगवान चाहे ऐसा वापिस वो काल नहीं आए। वो काल में ऐसा था कि हम पर्सनली किसके पास जा नहीं सकते थे, तो हम बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता की फली बहुत मजबूत है। वो माध्यम से जीवदानी ट्रस्ट हो या साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट हो, उनके माध्यम से खिचड़ी आता था। हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ते कम से कम 20-20 कार्यकर्ते, वो 2 टाइम टेम्पो लेके जाना, खिचड़ी बांटना, मतलब कार्यकर्ते ज्यादा है। और हम पर्सनली किसके पास जाते थे वो अलग रूट रहता। हमारे हर पॉकेट में 10-10, 20-20 युवा कार्यकर्ते, हम उनके माध्यम से हर जगह जिधर नहीं पहुंचे, इतनी लोक वस्ती है कि सबके पास पूरा नहीं हो सकता है, कोई भी आदमी उतना पूरा नहीं बढ़ सकता। लेकिन हम हमारे कार्यकर्ते जो जो हमको कहा कि इधर ज्यादा देना है, इधर अपने को कुछ ना कुछ देना है, तो हम कार्यकर्ते माध्यम से, मैं बोलता नहीं ज्यादा तो 60 से 70% लोगों के पास हम लोग पहुंचे रहेंगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। और इसमें बहुजन विकास आघाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है, जीवदानी ट्रस्ट का योगदान है और साईं बाबा ट्रस्ट का योगदान है। उनके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। हम लोग कार्यकर्ता क्यों बोलते थे वो एरिया के, क्योंकि वो एरिया के कार्यकर्ता उसको पता रहता था कि उधर किसको जरूरी है। जिसको हम बोलते थे जिसको जरूरत है उसको ही दो, जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। जो भूखा आदमी है उसको ही पहुंचना चाहिए, और वही माध्यम से हम कार्यकर्ता माध्यम से ही काम किए। क्षेत्र के ही कुछ लोगों का कहना था कि राशन या भोजन की व्यवस्था उन लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है जो या तो बहुजन विकास आघाड़ी के वोटर थे या उनके स्वयं के जान पहचान के थे। कुछ लोगों को दरकिनार किया गया, क्या ऐसा ही? नहीं, ऐसा हम कभी करते नहीं। आज भी आप देखेंगे तो हम जो आदमी आता है उसको कभी को पार्टी नहीं होते, पार्टी का कौन से पार्टी के कभी पूछते नहीं। हम काम करना हमारा हेतु है। अप्पा बोलते हैं बहुजन विकास आघाड़ी लोकनेता नितिन ठाकुर अध्यक्ष कि लोगों तो अपन पहुंचो, लोगों का काम करो तो आपको लोग जानेंगे, तो आपको पहचाने। हम ये भेदभाव कभी नहीं रखते कि ये पार्टी का चुनाव के 4 दिन 8 दिन है उतना ही पार्टी देखते। बाकी आज तक मैं कम से कम 13 साल राजनीति में हूँ, उसके पहला 3-4 साल काम धंधा करता, तो तभी से मतलब 17-18 साल से मैंने राजनीति कभी नहीं देखा। मैं तो बोलता हूँ सबका काम होना चाहिए। चुनाव है उस टाइम अपन उतने दिन के लिए राजनीति रखो, बाकी कोई भी पार्टी का हो, उल्टा जो काम अच्छा करता है दूसरे पार्टी का आदमी उनको मैं बोलता हूँ अच्छा काम किया तुमने, अच्छा है। हम राजनीति इसमें कौन से पार्टी कभी नहीं लाता है, क्योंकि हमको तो काम करना ही है। चुनाव रहे नहीं रहे कुछ भी रहे, हमको 24 घंटा काम करना है। और ये आपका क्या कहना है कि अपन काम करो लोगों के समस्या सुन के, लोग काम पूरा 100% होता नहीं। आप समस्या सुनेंगे तो भी लोग आपके साथ रहेंगे। 100% काम होता नहीं, वो भगवान नहीं कोई, लेकिन काम करने के उद्देश्य से लोगों में जाओ, लोगों को समझ के लो। बहुजन विकास आघाड़ी जो लगभग 20-25 सालों से क्षेत्र में एक क्षेत्र राजनीतिक तौर पर राज कर रही है, इसका एक ही मोटो है विकास। हर चुनाव में विकास के नाम पर ही नारे लगाए जाते हैं, विकास के नाम पर ही कहा जाता है कि आम जनता के अंदर कुछ इस तरह से एक माहौल तैयार किया जाता है कि ज़्यादातर वोट बहुजन विकास आघाड़ी के खाते में जाते हैं। क्या आप संतुष्ट हो विकास से जो क्षेत्र में किया जा रहा है? विकास एक मुद्दा अलग है, और हम जो बहुजन विकास आघाड़ी वाले सभी कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष एक फैमिली की तरह लोगों को रखते हैं। एक परिवार, बहुजन विकास आघाड़ी परिवार ऐसा समझ के रहते, कार्यकर्ता और नगर सेवक को
सभी लेवल में एक ही जैसा रहता है। मतलब मैं नगर से हूँ तो मैं आपा के इधर जाऊंगा या कौन से नेता के, तो मेरे को अलग दर्जा और कार्यकर्ता जाएगा उसको अलग दर्जा है। ये दर्जा बहुजन विकास आघाड़ी में है नहीं, सभी कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है कि बाकी सब कार्यकर्ता है। यही फली से और लोग प्रभावित है कि अपन परिवार जैसे रहते हैं। इसके लिए काम तो करते हैं और काम करने वाले, चुनाव रहे या चुनाव के बाद भी बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता नेता ही मिलते सबको, उनके पास ही लोग आते हैं, वही लोगों के पास जाते हैं। बाकी पार्टी कैसे चुनाव के टाइम जाते हैं, उसके बाद चुनाव हारते, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी जीतते भी और हमेशा उनके साथ ही रहते हैं ना, तो लोगों को पता है ये रोज मिलने वाले हैं, तो इनको वोट इनको ही देना और यही काम करते। बाकी के टाइम कौन सा भी मसला हो, झगड़ा हो, झंझट हो, तभी उधर बहुजन विकास आघाड़ी वाले लोग पहले जाते हैं कुछ भी समझ सुनने के लिए। उसके बाद नेता लोग बड़े बड़े आते हैं देखने को खाली क्या हुआ है, लेकिन स्पॉट पे जाने वाले बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता रहता है, वही उनको हेल्प करता है, मदद वही करता है। और इसीलिए परिवार के जैसे मानते हैं। आपा भी सबको मिलते हैं, आज भी कोरोना काल में जाओ, आज 1 साल हुआ, भले आपा किसी प्रोग्राम में नहीं जाते रहे, लेकिन ऑफिस में रोज बैठते, रोज लोगों को मिलते। तो वही बात है, मतलब उनको मालूम है लोगों को कि कोई कितना भी बोले, लेकिन इधर विकास भी वही करने वाले हैं और लोगों की समस्या सुनने वाले भी वही। विकास 100% नहीं होता, ये तो सबने पता, सबको पता है, कोई भगवान तो है नहीं कि 100 के 100 काम होंगे। हम बोलते 7 काम हुए, 3 नहीं हुए, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन वो भी आगे भविष्य में 3 काम करने जाएगा, वापिस 4 काम बढ़ते, तो थोड़ा बहुत तो वो काम रह जाता है। वो हम भी बोलते 100% काम पूरा नहीं होता है, आगे प्रशासकीय लेवल के भी प्रॉब्लम रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। इसके लिए जितना, और ये भी बोलता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम होने मतलब करने की कोशिश हम लोग 100% करते हैं। मतलब अभी पहला सोचो, मैं एक काम लेके गया, उधर से नहीं हुआ, मैं हमारे आमदार बोईसर के आमदार को बोलूंगा, फिर सिद्धित दादा को बोलूंगा, फिर नहीं होता है तो आपा को, मतलब आपा के पास जाने की हमको नौबत नहीं आती, उधर तो हो जाता है, मतलब एक हद रह जाता है तो फिर वो रह जाता है। अभी 1 साल से प्रशासकीय है, इसके लिए और थोड़ा तकलीफ है, क्या काम रुका हुआ है, लेकिन जो भी आगे चुनाव होगा उसके बाद जो भी नगर सेवा वो करेगा काम। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग जो 20-25 सालों से राजनीतिक तौर पर सत्ता पर आसीन है, वह पार्टी लोगों को वह सुविधा उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है जिस सुविधा की जनता हकदार है। क्षेत्र में पानी अभी पूरी तरह से नहीं पहुंचा है, टैंकर माफियाओं का अभी तक राज चल रहा है। क्षेत्र की आधी जनसंख्या टैंकरों पर निर्भर है। क्षेत्र में नालियां नहीं है, गटर नहीं है, और जो है उनकी हालत बेहद खस्ता है। सड़कें बनती हैं तो 2 महीने के अंदर उखड़ जाती हैं। क्या इसको भी विकास कहेंगे? नहीं, अभी आप पहला पानी का बोलता हूँ, इतना पानी अभी आया है कि मैं तो बोलता 70% टैंकर बंद हुआ है। आप देखते हैं रास्ते पे पहले टैंकर ही टैंकर देखता है 2 साल पहले, लेकिन किधर किधर जो पाइप लीकेज होना, टूटना, रिपेयरिंग वर्क, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। किधर लाइट जाता है, इसके वजह थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है। लेकिन जिधर 100% नहीं था, मैं बोलता मेरे वार्ड में, तो उधर 70% तो हो गया है। मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, हम उसको मानने करते हैं कि आने वाले दुनिया में वो भी पूरा होएगा। और जो सड़क और गटर, मैं बोलता है इधर स्लम में, सिटी में तो 90% काम हुए। मैं बोलता इधर महापालिका ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत में फंड नहीं था महापालिका, लेकिन झोपड़पट्टी इतना ज्यादा बढ़ रही कि उस पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हम 2 काम करते हैं तो 3 काम बढ़ते हैं, इसके वजह से वो कम दिखता है। और जो सड़कें आप बोल रहे 2 महीने में खराब, वो इंजीनियर या प्रशासकीय लेवल का काम है, उसमें कोई नगर सेवक या लोक प्रतिनिधि उसका टेक्निकली जो प्रॉब्लम है वो कैसा बनना चाहिए, वो नगर सेवक को उतना पता नहीं रहता है। लेकिन उसकी कंप्लेंट तो कर सकते हैं मनपा अधिकारियों से। हाँ, वो कंप्लेंट तो कर सकते, वो तो है, और वैसा किया रहेगा। मैंने भी एक जगह एक काम गटर का खराब हुआ है तो गणेश नगर का, उसका कंप्लेंट किया है कि इसका बिल मत निकालो, पूरा रिपेयर करके लो। मतलब जो है वो करना ही है, कभी गलती से रह जाता है। और वो मैं बोलता हूँ उनका जो 2 साल के बाद जो आप टेंडर निकाले काम हुआ, तो 2 साल बाद जो अनामक रकम रहता है वो जब भी देने का टाइम रहता है, तभी प्रशासकीय जो इंजीनियर रहता है वही सर्वे करता है कि ये काम बराबर है क्या नहीं है। एक खराब हुआ है तो वो पैसे से उसको रिपेयर करवा सकता है। तो ये प्रशासकीय लेवल का भी काम है, इंजीनियर का भी काम है, और नगर से उसका कंप्लेंट कर सकता है, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने करना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि जैसे कि आपके वार्ड में भी एक खुले हुए गटर में एक करीब 6 वर्षीय एक बच्ची थी, वह गिर के मर गई। करीब 1.5-2 साल पहले संतोष भवन के खुले हुए गटर में भी एक
5-6 वर्षीय एक बच्चे की डेथ हो गई। संतोष भवन वार्ड क्रमांक 67 में शौचालय ढह गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौतें हुई उन मौतों पर बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक व सभापतियों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो चाहते तो इस मौत के जो भी जिम्मेदार, चाहे मनपा अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जो दोषी है उन पे कार्रवाई होना ही चाहिए। जो प्रशासकीय लेवल पे रहे या नगर सेवक ने रहे, उन्होंने जो वार्ड के नगर सेवक उन्होंने लेटर दिया ही रहेगा महापालिका में। वो मैं इंक्वायरी किया नहीं, पता नहीं, लेकिन वो जो दोषी उन पे कार्रवाई होना ही चाहिए। और वो संतोष भवन में जो बच्चा, मतलब वो ऐसी घटना होनी चाहिए, दुर्दैवी घटना है, लेकिन वो उन्होंने पानी ज्यादा हुआ था तो चैम्बर का कोई घर वालों ने निकाल के रखा था, उसमें गलती से वो हो गया। ऐसी घटना तो किधर भी नहीं होनी चाहिए, किसके भी वार्ड नहीं होनी चाहिए। और मेरे वार्ड में 42 में 1.5 साल पहले हुआ था, उसका मैंने चैम्बर के लिए लेटर एसआई को भी बोला था, जो साफ सफाई करते, जो मुकादम रहते, उनको हर जगह का बोला था, जिधर उन लोग रेगुलर घूमते एसआई लोग, तो उनको पता रहता है किधर चैम्बर टूटा है, वो साफ सफाई करते, तो उनके माध्यम से हम बोला है। हम खुद इधर जूनियर इंजीनियर को बोला था। तो वो जो गलती से हुआ है उसके लिए तो हम भी क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो हुआ वो बहुत दुर्दैवी घटना है। वैसी घटना किधर नहीं होनी चाहिए। बहुजन विकास आघाड़ी को अब राजनीतिक तौर पर चुनौतियां देने के लिए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना काफी हद तक अपनी ताकत बढ़ा रही है। वही जो नए कार्यकर्ता जो किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं थे, पहले बहुजन विकास आघाड़ी में जाते थे, लेकिन अब वह कहीं ना कहीं शिवसेना और भाजपा की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी को चुनौती देने के लिए यह दोनों ही पार्टियां बेहद मजबूत हो रही है। क्या लगता है? इधर बहुजन विकास आघाड़ी को मैं पहले ही बोला, क्या चुनौती नहीं है। और बहुजन विकास आघाड़ी ऐसी पार्टी है जो नीचे के लेवल से, मतलब ग्राउंड लेवल से काम करती है, ऊपर दिखाने को काम नहीं करती है। क्या पक्ष प्रवेश 10 जन का हुआ, 50 जन का हुआ, वो नहीं, इधर काम करने का, लोगों को दिखाने का काम क्या है। इससे चुनौती कुछ नहीं, थोड़ा पर्सनल लेवल पे तकलीफ होता है, बाकी चुनौती ऐसा आपका के लिए कुछ है नहीं। बहुजन विकास आघाड़ी की चुनौती है, नाम ही नहीं वसई तालुका में। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में पंकज पाटिल यानी आपकी भूमिका क्या होगी? जो पक्ष अध्यक्ष और पक्ष श्रेष्ठी जो काम देगी वो मैं करूंगा, यही बस। चुनाव लड़ने के इच्छुक हो? चुनाव लड़ने को मैं तो इच्छुक नहीं है। मेरी धर्मपत्नी वार्ड क्रमांक 42 में 41 में ओबीसी महिला का सीट हुआ है, पार्टी से मांग करेंगे, क्योंकि पहला वार्ड उन्होंने ही संभाला हुआ है इसके पहला, तो पार्टी टिकट देगी तो वहां से चुनाव पूर्वा पाटिल लड़ेगी। वार्ड क्रमांक 41 का विकास कार्यों का जायजा हमने पिछले 1.5-2 महीने पहले लिया था। वहां पर नालियां नहीं है, गटर नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ की जनता वहाँ के पूर्व नगर सेवक अब्दुल हक पटेल को पहचानने से भी इनकार करते हैं। सभापति का वहाँ पे कोई भूमिका नहीं है। तो इस तरह की वह जनता जो आवश्यक सुविधाओं से पूरी तरह से महरूम है, क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव में आपकी धर्मपत्नी जनता के लिए कुछ सकारात्मक कार्य जमीनी स्तर पर कर पाएंगी? नहीं, हम जमीनी स्तर पे है और उनको मालूम है, लोगों को अब्दुल चाचा काम नहीं किया ऐसा नहीं बोल सकते, काम बहुत किया उन्होंने भी, लेकिन किधर किधर जो नया बस्ती है उधर वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के हर कार्यकर्ता सक्षम है और उनके बलबूते पे चुन के आना नहीं, जो भी वहाँ सामने वाला रहेगा उसका डिपॉजिट जब्त होएगा। बहुजन विकास आघाड़ी का उम्मीदवार उधर डिपॉजिट जब्त करके चुन के आएगा, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। आपने देखा कि पंकज पाटिल से तमाम तरह की बातें हुई और पंकज पाटिल ने काफी आत्मविश्वास से कहा कि वार्ड क्रमांक 41 में उनकी धर्मपत्नी पूर्वा पंकज पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से संभावित उम्मीदवार हो सकती है और जो समस्याएं आम जनता को है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में उन सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और जो भी विकास से संबंधित समस्याएं हैं, जो भी काम है, वह आने वाले समय में बहुजन विकास आघाड़ी के मार्फत काम पूरे किए जाएंगे और जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। देखते रहिए द 30 पॉइंट।